वक्त है घंटी बजाओ का। उसमें क्या कुछ सवाल है कोरोना को लेकर वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त बंगाल चुनाव से को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचा दे जानकारी। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश दिया है। अगले 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले बंद हो जाएगा। साथ ही शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी अंकित, पूरी जानकारी क्या है? आदर्श, आज जो चुनाव आयोग के साथ में बैठक हुई थी जो सभी राजनीतिक दलों की, उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग का यह दिशा निर्देश है। दिशा निर्देश इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार किसी भी तरीके से नहीं होगा। ना ही रोड शो, ना ही रैली और ना ही स्ट्रीट जो कैंपेन होता है वो होगा। उसके साथ ही में दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका आपने जिक्र किया कि अभी तक केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5वें चरण के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे पहले जो है प्रचार खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन अब आगे वाले सभी चरणों के लिए यानी कि 6ठे, 7वें और 8वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार जल्दी खत्म होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका अगर पालन नहीं हो रहा है तो उस रैली, उस जनसभा को उसी वक्त रद्द किया जा सकता है। चौथी महत्वपूर्ण चीज, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तय की गई है कि राजनीतिक दल उनकी सभा में जो लोग आएंगे उन सभी को मास्क और सैनिटाइजर देंगे। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने यहां तक लिखा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग इससे पहले 9 अप्रैल को भी इसी तरीके के दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन अब कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर इन दिशा निर्देशों पर पालन नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई होगी, आपराधिक मुकदमा तक दर्ज होगा। यानी साफ तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज जाकर के थोड़ी सी सोच जरूर ली है, क्योंकि दिशा निर्देश तो 9 अप्रैल को भी जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया है। तो आज एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महत्वपूर्ण उसमें सबसे फिलहाल यही दिख रहा है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं होगा। ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिर चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो या बाकी राजनीतिक दल हो, शाम को भी से लेकर के सुबह तक भी कई बार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, जनसभाएं हो रही थी। तो केंद्रीय चुनाव आयोग का यह आदेश निश्चित तौर पर बंगाल चुनावों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अंकित, लगातार चुनावी रैलियां आप भी कवर करते रहे हैं। बड़ा आदेश, बड़ा निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि 72 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। ये तो ठीक है अपनी जगह पर, ये कदम है जो उठाया गया, लेकिन उसके बाद जो जनसभाएं हो रही हैं, जो रैली हो रही है, उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपको लग रहा है वस्तुस्थिति आप भी देखते रहे कि उसको पार्टियां पूरी तरीके से पालन करवा पाएंगी या हो पाएगा ये? आदर्श, मेरे लिए तो इस जो आदेश है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वो लाइन हो जाती है जो आपने सवाल पूछा कि जो रैली में जितने लोग आएंगे उनको सैनिटाइजर और मास्क दिया जाए। रैली में हम देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, मैं पिछले कई दिनों से हूँ लगातार, अगर हम किसी रैली या जनसभा में जाते हैं तो वहाँ पर हजार की संख्या में लोग आते हैं। क्या उन सभी लोगों को सैनिटाइजर और मास्क दिया जा पाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात ही छोड़िए, वो तो मुमकिन दिखता नहीं है, लेकिन क्या वाकई में सैनिटाइजर और मास्क भी दिया जा पाएगा? ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, देर से ही सही, केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर से, मैं फिर से इस शब्द का इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि 9 अप्रैल को भी कुछ इसी तरीके का आदेश दिया गया था, उसी में 1-2 पॉइंट्स और जोड़े गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आदेश दे दिया गया, दिशा निर्देश दे दिया गया, लेकिन पालन किसको करना है? राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को। क्या वो मानेंगे? यहां तक कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने तो ये भी कह दिया है कि जो राजनेता प्रचार करने जाए वो लोगों के सामने उदाहरण पेश करें, लेकिन क्या ऐसा होगा? उम्मीद करते हैं जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन हो पाए और लोग सुरक्षित रहें। बहुत धन्यवाद अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं राजनीतिक पार्टियों के लिए ताकि लोगों की जान बच सके। और हमारी जो खबर है घंटी बजाओ में, जो बात हम उठाने वाले हैं वो भी इसी खतरे से, कोरोना के खतरे से ही जुड़ी हुई है। हर सुबह आपके सामने देश में कोरोना के नए मरीजों का एक नया आंकड़ा आ जाता है, 1 लाख से 2 लाख और अब 2 लाख के भी पार। लेकिन इस आंकड़े में छिपी असली पीड़ा, असली दर्द वही लोग समझ रहे हैं जो खुद या जिनके परिवार का कोई सदस्य इस आंकड़े में शामिल है। कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो कोई दवा न मिलने के कारण दम तोड़ दे रहा है। कोरोना की वैसे तो कोई दवा नहीं है, लेकिन रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन बहुत से लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस इंजेक्शन की किल्लत ने हमारी सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना के सामने दम तोड़ते हेल्थ सिस्टम की घंटी बजाइए। कल सुबह से खड़े हैं, पूरा रात भर खड़े थे और अभी भी आए हैं।
7 घंटे से बिना पानी पिए एक लाइन में खड़े हुए हैं कि मिल जाएगा। मेरा भाई एडमिट आयुर्वेदिक कॉलेज में, वो मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मिल जाए। रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े, रो रहे हैं, पैसा दे रहे, सब करे, जितना मांग रहे उतना देने के लिए तैयार है। 10-10 हज़ार देने के लिए तैयार है कि एक ही जगह पे भाई को बचा ले। 3 दिन से वो क्या बोल रहे कि इंजेक्शन आएंगी, बाद में बोलते कि डायरेक्टली इंजेक्शन नहीं आएंगी। पिछले 7 दिन से हम मेडिसिन के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक अच्छा सा प्लानिंग नहीं किया है। 3 दिन हो गए मुझे, रात के 3 बजे में मेरी मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों 3 बजे से रुके हैं इंजेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। कल 2 दिन रात से रुका हूँ ससन हॉस्पिटल में, अभी तक मुझे इंजेक्शन मिला नहीं है। सिर्फ बोल रहे मिलेगा। आम आदमी बीमारी से लड़े, अस्पताल से लड़े, सिस्टम से लड़े, और जब जीते जी इस लड़ाई से हार जाए तो मरने के बाद उसके परिजन 2 गज जमीन के लिए भी लड़े। कोरोना काल के इस त्रासदी ने उन सारे वादों और दावों का सच सामने रख दिया जो पिछले 1 साल में देश की जनता से किए गए। वरना क्यों बस कुछ ही दिनों में हमारे हेल्थ सिस्टम की सांसें उखड़ने लगी, अस्पताल दम तोड़ने लगे और एक अदद इंजेक्शन के लिए लोग तड़पने लगे। 6 दिन से हम ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो ढूंढ रहे हैं। पुणे, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, ऐसी कोई भी सिटी नहीं है महाराष्ट्र में जो हमने छोड़ी होगी इंजेक्शन के लिए। हम केम हॉस्पिटल, रूबी हॉस्पिटल, जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास स्टॉक है नहीं, और जिनके पास है वो बोलते हैं हम हमारे हॉस्पिटल के बाहर देंगे नहीं, आपका पेशेंट लाके यहाँ पे एडमिट करो। मैं पिछले 3 दिन से रात को 3 बजे से ससन हॉस्पिटल के मेडिकल में लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इंजेक्शन नहीं मिली। और हमारे सामने वही लोग ब्लैक मार्केटिंग करके हमारे सामने 27,500 को उन्होंने इंजेक्शन दिया। जब हमने उनका वीडियो निकाला तो सारे सिस्टर्स हमारे आंख पे फ़ोन खींचने के लिए और हमें मारने के लिए आए। वो वीडियोस भी मेरे पास है, मैंने सब न्यूज़ चैनल वालों को दिए हैं। 3 दिन से एडमिट है सर पेशेंट हमारा डांगे चौक में। हॉस्पिटल से बताया गया कि इंजेक्शन का आपको ही लाना पड़ेगा, हमें बताया गया। हम सभी कोविड सेंटर में घूमे हैं, वहाँ पे बताया गया है कि आपका पेशेंट जहाँ पे एडमिट है वो कोविड सेंटर में इंजेक्शन अवेलेबल होना ही चाहिए। वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पे अभी तक इंजेक्शन आया ही नहीं है। जितने पूना के नामांकित बड़े बड़े हॉस्पिटल है, सारे मेडिकल मैंने पूछताछ की है, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैडम हमारा कोविड सेंटर है, जितने हमारे पास पेशेंट है उनको ही मिलेगा। तो सर हम भी जहाँ पे पेशेंट को एडमिट करें वो भी कोविड सेंटर है, तो हमारे कोविड सेंटर को इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहे? बड़े बड़े हॉस्पिटलाइज में इंजेक्शन आ रहे हैं, तो छोटे छोटे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर खोला गया है उनको भी तो इंजेक्शन मिलने चाहिए सर। रेमडेसिविर वो अकेला इंजेक्शन है जिसे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी माना जा रहा है। अमेरिका ने पिछले साल कोरोना के इलाज के लिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। भारत में भी गंभीर मरीजों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि देश के कई शहरों में लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। रायपुर के भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के बाहर जुटी ये भीड़ उन लोगों की है जिनके परिजन कोरोना से लड़ रहे हैं और ये उनकी सांसें बचाने के लिए सुबह से शाम कर रहे हैं। 7 घंटे से बिना पानी पिए एक लाइन में खड़े हुए हैं कि मिल जाएगा। मेरा भाई एडमिट आयुर्वेदिक कॉलेज में, वो मर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मिल जाए। रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े, रो रहे हैं कि एक इंजेक्शन दिलवा दो। ऐसा करके गवर्नमेंट पर आसान कर रही है, पैसा दे रहे, सब करे, जितना मांग रहे उतना देने के लिए तैयार है। 10-10 हज़ार देने के लिए तैयार है कि एक ही जगह पे भाई को बचा ले। सवेरे 6:30 बजे से कल भी खड़े थे, कल भी नहीं मिला। शाम को 7 बजे गए हैं बिना खाए पिए, और आज सवेरे 6:30 बजे से खड़े हैं, अभी तक बिना खाए पिए। पानी वानी भी कुछ भी नहीं मिला है, और प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा करके इनको भगा दिया गया है। अभी बोल रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट वाले को देंगे, और उसका रेट पूछे पहले 3600 बोले, अब बोल रहे हैं 2600 रुपये। अब जो बोल रहे हैं कि पैसा लो तो एक काम करो, बोल रहे हैं ऊपर ऑफिसर से बात कर लीजिए, उसके बाद में अवेलेबल करें। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है। यहाँ रोज तकरीबन 5000 इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 3.5 से 4000 इंजेक्शन ही मिल पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि जिसे इंजेक्शन चाहिए वो अस्पताल से चिट्ठी लेकर आवेदन करेगा, तभी इंजेक्शन मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ कलेक्टर दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के लिए लाइन लग गई।
यहाँ से जो कागज़ बनेगा तो इसके बाद फिर किसी केमिस्ट के पास या उस संबंधित अस्पताल में इंजेक्शन पहुँचा दिया जाएगा। मगर इसके लिए पहले इन लोगों को इस तरीके से लाइन में लग के अप्लाई करना पड़ रहा है एसडीएम के सामने। इस वक्त दोपहर के 12 से 12:30 बज चुके हैं, मगर कोई अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। सारे लोग कई घंटों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हम लोगों से बोला गया था 9:30 तक मैडम आ जाएगी, मगर 12:30 बजने वाले। किसके लिए इंजेक्शन चाहिए आपको? मेरे पापा के लिए। कहाँ एडमिट है वो? बेरागढ़ हॉस्पिटल में। कोरोना के फैलने के साथ ही दवा की दुकानों से अचानक रेमडेसिविर के इंजेक्शंस गायब होने लगे। अस्पतालों ने इंजेक्शन का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मरीजों और उनके परिजनों पर छोड़ दी और नतीजा ये हुआ कि 2 से 2,500 रुपए में मिलने वाले इंजेक्शन की कीमत 10 से 15,000 रुपए तक पहुंच गई, क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढने वालों ने इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी। ये वही रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसके लिए शहर शहर मारामारी मची हुई है। इंदौर में इसकी कालाबाजारी हो रही है। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो 20-20 हजार रुपए में एक इंजेक्शन बेच रहे थे। आरोपियों के पास से 12 इंजेक्शन बरामद भी किए गए जो दूसरे राज्यों से लाए गए थे। अभी इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी गई जहां से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहां रेड करके जो शॉप है, मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। इंदौर में इंजेक्शन की कालाबाजारी के साथ साथ लोगों की जान से खिलवाड़ का एक और खतरनाक खेल सामने आया। यहाँ रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन का जखीरा बरामद हुआ। इंजेक्शन की कमी का फायदा उठाते हुए आरोपी 400 से भी ज्यादा नकली इंजेक्शन सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने उससे पहले ही उन्हें धर दबोचा। यह इंजेक्शन का इस तरीके से कालाबाजारी करना और मुख्य तौर पर प्रथम दृष्टया जो इंजेक्शन के बारे में जानकारियाँ मिली हैं उन नकली इंजेक्शन से ये एक बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है, गंभीर अपराध है और इसको लेकर के पुलिस ने उसके विरुद्ध में, आरोपी के विरुद्ध में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स और महामारी अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की है। वहीं यूपी के कानपुर में भी इंजेक्शन की कालाबाजारी का पता चला। यहाँ आरोपियों के पास से करीब 250 इंजेक्शन बरामद किए गए जिन्हें महंगे दामों पर बेचने की तैयारी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाल है कि इंजेक्शन की कालाबाजारी के इस खेल में कौन कौन शामिल है। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पे अधिकारी जो है कितने निचले स्तर के हो चुके हैं। यहाँ पर इनको आम आदमी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये दबा के बैठे हुए हैं इंजेक्शन। आप लोगों को अगर सर्वे करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितने इंजेक्शन आ रहे हैं और कैसे गायब हो जा रहे हैं। ये अधिकारी ही जिम्मेदारी है और यही लोग ब्लैक करवा रहे हैं। ये जिन हॉस्पिटलों को दे रहे हैं उनके थ्रू यही लोग ब्लैक करवा रहे हैं। ब्लैक में इंजेक्शन मिल रहा है लेकिन इन लोगों के पास में नहीं मिल रहा है। इंदौर के विकास पांडे के करीबी की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें सही वक्त पर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पाया। इन खबरों के सामने आने के बाद आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि कालाबाजारी पर रोक लगानी होगी। रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से, दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि कोरोना के मामले घटने के साथ दवा कंपनियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन भी कम कर दिया था। पर सवाल तो ये है कि क्या सरकार ने भी ये नहीं सोचा कि जिस इंजेक्शन को हम विदेशों में निर्यात करते हैं उसका पर्याप्त स्टॉक अपने पास भी होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।